हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरबी गुड आइडियाज़। इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 9 साइंस के केमिस्ट्री पार्ट से चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था सारे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स को, इसलिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इस सेशन को करने से पहले पार्ट 1 को ज़रूर चेक करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो पार्ट 2 में यानी इस सेशन में हम लोग देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। शुरू करते हैं इसे। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आर, इसमें सबसे पहले हैं व्हाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम लोग गर्मी के मौसम में सूती कपड़े क्यों पहनते हैं। आंसर होगा इसका We perspire more during summer. Cotton is a good absorber of water. It absorbs sweat very well. As a result, body feels cool and comfortable. That is why we wear cotton clothes in summer. गर्मी में हमें पसीना ज़्यादा आता है। सूती कपड़ा पानी का अच्छा अवशोषक है। ये पसीने को बहुत अच्छी तरह सोखता है। परिणाम स्वरूप हमारे बदन को ठंडक और आराम महसूस होता है। यही कारण है कि हम गर्मी में सूती कपड़े पहनते हैं। परस्पायर का मतलब है पसीने आना। एब्जॉर्बर का मतलब है अवशोषक यानी सोखने वाला। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, स्पॉन्ज दो कंप्रेसिबल इज ए सॉलिड व्हाई। स्पॉन्ज को दबाया जा सकता है फिर भी वो एक ठोस है, क्यों। कंप्रेसिबल का मतलब है जिसे दबाया जा सके, जिसे कंप्रेस किया जा सके। स्पॉन्ज आप सबने देखा होगा, इसका यूज़ सोफ़ा में, सीट में, गद्दे बनाने में किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा स्पॉन्ज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली ऑन रिलीजिंग प्रेशर। इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। दैट इज़ वाई इट इज़ क्लासिफाइड एज ए सॉलिड। स्पॉन्ज को बहुत आसानी से दबाया जा सकता है। जब हम स्पॉन्ज पर प्रेशर लगाते हैं तो वो दब जाता है, लेकिन जब हम प्रेशर हटा लेते हैं तो ये अपने असली साइज़ और शेप में वापस आ जाता है। इसी गुण के कारण स्पॉन्ज को एक सॉलिड या ठोस माना जाता है, क्योंकि वो अपनी ओरिजिनल शेप को बनाए रखता है। अब है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कह रहा है व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। उबलते हुए पानी या भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है। सीवियर का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत, और बर्न्स का मतलब है जलन। आंसर देख लेते हैं। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स दैन बॉइलिंग वाटर बिकॉज स्टीम कंटेन्स मोर हीट इन द फॉर्म ऑफ लैटेंट हीट दैन बॉइलिंग वाटर। खौलते पानी की तुलना में भाप ज़्यादा जलन पैदा करती है, क्योंकि भाप में ज़्यादा हीट होती है, ज़्यादा उष्मा होती है। ये उष्मा लैटेंट हीट के फॉर्म में, गुप्त उष्मा के रूप में होती है, जबकि बॉइलिंग वाटर में ऐसी कोई हीट नहीं होती, ऐसी कोई लैटेंट हीट नहीं होती। इसलिए भाप ज़्यादा जलन पैदा करती है, जबकि खौलता हुआ पानी ऐसी जलन नहीं दे पाता। नेक्स्ट यानी 4th क्वेश्चन है Why do people sprinkle water on the roof after a hot sunny day? सन्नी का अर्थ है धूप भरा या बहुत गर्म, और स्प्रिंकल का अर्थ है छींटना। तो इसका आंसर होगा आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपुल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ बिकॉज लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हेल्प्स टू कूल द सरफेस एंड गिव्स कूलिंग इफेक्ट। गर्मी के धूप भरे दिन के बाद लोग अपनी छतों पे या आंगन में पानी छींटते हैं, क्योंकि पानी की वाष्पन की गुप्त उष्मा सतह को ठंडा करने में मदद करती है, जिससे ठंडक का एहसास होता है। अब है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें कह रहा है वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड व्हाई। रूम टेम्परेचर यानी कक्ष ताप पर पानी एक द्रव है, क्यों। 20 डिग्री सेल्सियस या 68 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास के टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर कहते हैं। इस सवाल का आंसर होगा वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड बिकॉज इट हैज़ फ्लूडिटी। इट हैज़ नो शेप बट हैज़ ए फिक्स्ड वॉल्यूम। इट ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ केप्ट। फ्लूडिटी का मीनिंग होता है तरलता। किसी पदार्थ के बहने की क्षमता को फ्लूडिटी या तरलता कहते हैं।
रूम टेम्परेचर पर पानी एक द्रव है क्योंकि इसमें तरलता होती है। वाटर का कोई शेप नहीं होता, लेकिन इसका वॉल्यूम निश्चित होता है। इसे जिस बर्तन में भी रखा जाता है ये उसी बर्तन का आकार ले लेता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कह रहा है वाई इट टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई वेट क्लोथ्स इन ह्यूमिड वेदर। ह्यूमिड वेदर का मतलब है नम मौसम या नमी भरा मौसम, जैसे रेनी सीजन। तो नमी भरे मौसम में गीले कपड़ों को सूखने में ज़्यादा वक्त लगता है, क्यों? इस क्वेश्चन का आंसर है रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड्स ऑन ह्यूमिडिटी प्रेजेंट इन एयर। Humid air has large amount of water vapor, so rate of evaporation is slow. That is why it takes longer time to dry wet clothes in humid weather. Rate of evaporation का मतलब है वाष्पन की दर। ये दर कभी कम होती है और कभी ज़्यादा होती है। रेट ऑफ इवेपोरेशन हवा में नमी की मात्रा पर निर्भर करती है। नम वायु में काफ़ी अधिक मात्रा में जलवाष्प होते हैं, इसलिए वाष्पन की दर स्लो हो जाती है। यही कारण है कि नमी वाले मौसम में गीले कपड़ों को सूखने में अधिक समय लगता है। लास्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, जिसमें कह रहा है वाई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड ड्राई आइस। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस यानी सूखी बर्फ क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा when heated solid carbon dioxide does not melt into a liquid, instead it changes directly into a gas, that is why solid carbon dioxide is called dry ice। जब ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करते हैं तो वो पिघलती नहीं है बल्कि सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क या सूखी बर्फ कहते हैं। अब हम लोग डिग्री सेल्सियस से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने हैं। इन न्यूमेरिकल से आपको समझ में आ जाएगा कि फार्मूला का यूज़ करके टेम्परेचर की एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे बदल सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग केल्विन टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस, यानी नीचे दिए गए केल्विन टेम्परेचर के वैल्यू को डिग्री सेल्सियस में बदलिए। फर्स्ट दिया है 173 केल्विन, यानी 173 केल्विन को हमें डिग्री सेल्सियस में बदलना है। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने का फॉर्मूला है डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। क्वेश्चन का जो वैल्यू है उसे हम इस फॉर्मूला में केल्विन की जगह पर रख देंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ए में हमारा क्वेश्चन का वैल्यू था 173 केल्विन। हमें इसको डिग्री सेल्सियस में बदलना है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 173 केल्विन, उसके बाद देंगे इक्वल टू के बाद जो हमारा केल्विन वाला वैल्यू दिया हुआ था उसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में 173 को लिख देंगे, उसके बाद माइनस देंगे और ये वाला जो 273 है इसको लिख देंगे। उसके बाद 173 में से 273 को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हमारा आंसर आएगा -100। हमें इसको बदलना था डिग्री सेल्सियस में, इसलिए हमने जो यहाँ पर केल्विन वाला जो सिंबल या यूनिट लिखा था इसको हटा देंगे और इसके बदले में हम लोग डिग्री सेल्सियस का यूनिट लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा -100 डिग्री सेल्सियस। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जिसमें दिया है 273 केल्विन। इस एग्जाम्पल में भी हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू K माइनस 273। अगले स्टेप में हम लोग इस न्यूमेरिकल को, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन का वैल्यू दिया हुआ 273 केल्विन उसको लिखेंगे। उसके बाद अगले स्टेप में हम लोग जाएंगे, क्वेश्चन का जो वैल्यू 273 उसको लिखेंगे, उसके बाद माइनस देंगे और उसके बाद जो फार्मूले का जो वैल्यू है 273 उसको लास्ट में लिखेंगे, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और लास्ट में लिख देंगे केल्विन का यूनिट K। उसके बाद सिंबल A को लिख देने के बाद हम लोग घटाएंगे, 273 में से 273 को सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा आंसर आता है 0। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये जो केल्विन वाला जो सिंबल उसको फिर से उड़ा देंगे और उसके बदले में डिग्री सेल्सियस लिख देंगे। इस तरह से इस एग्जाम्पल का आंसर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। लास्टली इस पर एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें गिवन है 400 केल्विन। इस एग्जाम्पल को भी इसी फार्मूले से बनाएंगे, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। अगले स्टेप में
हम लोग क्वेश्चन का वैल्यू लिखेंगे 400 केल्विन, उसके बाद इक्वल टू देंगे और ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन का वैल्यू, उसके बाद माइनस का सिंबल, उसके बाद फॉर्मूले का वैल्यू 273 लिख देंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, उसके बाद केल्विन लिख देंगे। अगले स्टेप में 400 में से 273 को माइनस कर देंगे, हमारा वैल्यू आएगा, हमारा आंसर आएगा 127। उसके बाद केल्विन के बदले में हम लोग डिग्री सेल्सियस को लिख देंगे। इस तरह से इसका आंसर होगा 127 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे बदलते हैं। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग सेल्सियस टेम्परेचर टू केल्विन टेम्परेचर, यानी नीचे दिए गए डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के वैल्यू को केल्विन में बदलिए। पहला दिया है -73 डिग्री सेल्सियस, यानी -73 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में बदलना है। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला भी वही है, सिर्फ उसको एक स्टेप में हम लोगों को एनालाइज करके प्रोसेस करके चेंज करना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273 है। अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, यानी ये जो -273 है वो केल्विन के पास से मूव होकर के चला जाएगा डिग्री सेल्सियस के पास, तो इस तरह से माइनस वाला साइन जो है इसका वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरह से यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन का वैल्यू था, एग्जाम्पल का वैल्यू था -73 डिग्री सेल्सियस। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जो डिग्री सेल्सियस का वैल्यू है उसको लिखेंगे -73, उसके बाद प्लस देंगे, उसके बाद जो हमारा फॉर्मूले का वैल्यू है 273 उसको लिखेंगे और फिर ब्रैकेट में बंद करके हम लोग केल्विन का सिंबल यहीं पर सीधे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद 273 में से -73 वाला जो ये वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा आंसर आएगा 200 केल्विन। इस तरह से ये एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए जिसमें दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें भी फॉर्मूला को प्रोसेस करने का वही स्टेप फॉलो करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन का वैल्यू लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। अगले स्टेप में हम लोग डिग्री सेल्सियस के बदले में 100 को लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मूले का प्लस आएगा, उसके बाद फार्मूले का 273 आएगा, ब्रैकेट में उसको लिख देंगे, बंद कर देंगे और उसके बाद केल्विन का सिंबल दे देंगे। अगले स्टेप में 100 को और 273 दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव है, तो आपका आंसर आ जाएगा 373 केल्विन। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस, उनके आंसर्स और न्यूमेरिकल्स समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।